इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी कनेक्ट हो चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट है, कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ कैप्टन जयदेव जोशी भी डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। टीपी त्यागी सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर यह अटैक किया, आप इस अटैक को कैसे देखते हैं? और दूसरी बड़ी बात कि अमेरिका ने अभी तो 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन अचानक से यह अटैक, आखिर इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? देखिए, अमेरिका ने अब 2 हफ्ते का समय दिया था, मगर इससे पहले 2 महीने का समय दे चुका था। और 2 महीने के दौरान बहुत सारी मीटिंग ईरान के साथ हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अब 2 हफ्ते का समय दिया था और बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्राइक की है जी। उसने बाकायदा 12 जो GBU 57 बम है, उन्हें 6 B2 बॉम्बर से उनके ऊपर अटैक किया है। 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी और न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, और शायद तीसरा प्लूटोनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। और इन तीनों के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उसकी स्पीच मुझे लगता है 100% सही है। उसने कहा है स्पेक्टेकुलर सक्सेस, और उसने ये भी कहा है कि टारगेट्स हैव बीन कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड। लेकिन ये होने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम को तबाह कर दिया गया है। ये पॉसिबल है कि ईरान ने वो 400 केजी यूरेनियम, जिसको कहा जा रहा था कि उसने 60% तक एनरिच कर लिया है, उसने वहां से हटा लिया हो। लेकिन हाँ, इतना डेफिनेट है कि उसका पैराफर ने लिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सेंट्रीफ्यूजिज। ये सेंट्रीफ्यूजिज वो होते हैं जो यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के लिए उसके आइसोटोप को अलग अलग करने का डेंसिटी के आधार पर काम करते हैं। उनको नष्ट किया गया है, फैसिलिटीज नष्ट की गई है। अब ये तो एक पार्ट हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो खतरा दिखाई दे रहा है या दे रहा था, वो ये था कि रूस और चाइना इन बिटवीन आएंगे। लेकिन रूस ने हालांकि ये कहा था कि अगर ये अमेरिका ने इंटरवीन किया तो ये एटॉमिक वार की शक्ल ले सकता है। लेकिन ये भी कहा था अमेरिका से कि वहां जो बुशरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां मेरे 200 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उस पर हमला ना किया जाए। अमेरिका ने इस बात को मान लिया था। जब 2 सुपर पावर के बीच में बातचीत हो गई, डायलॉग एस्टेब्लिश हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया इन बिटवीन आएगा, पहला कारण। और दूसरा, 2015 में जो पहली न्यूक्लियर संधि हुई थी, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व था, तो रशिया का आना अनलाइकली। अब बची चीन की बात। चाइना एक बनिया देश है, वो किसी दूसरे देश में आके अपने आप को उलझाए, अनलाइकली। वो तो खुद अपना युद्ध नहीं आज तक लड़ पाया। वो ताइवान के खिलाफ इतने सारी एक्सरसाइज ब्लॉकेड कर चुका है, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि इंडियन ओशन में जैसे उसकी आदत है अपने आप की ताकत दिखाने के, तो वहाँ उसके 5 वॉरशिप जनरली रहा करते थे, यानी कि जिबूती में, मालदीव में, मॉरिशस वगैरह में। अब उसने उनकी संख्या को डबल कर दिया है। तो चीन और रशिया अगर नहीं आते हैं, इसका मतलब ग्लोबल पावर इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इसका मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इज अनलाइकली। इसका मतलब ये कि अमेरिका ने ईरान से कहा है कि अब अगर तुम रिटेलिएट नहीं करते हो तो हम भी हमला नहीं करेंगे। इफ गुड सेंस प्रिवेल ऑन ईरान, थिंग्स विल बी ऑलराइट। बिल्कुल। स्वर्ण सर, आप अमेरिका की स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि अमेरिका ने ईरान को अभी 2 हफ्ते का समय दिया था। जानकारी ये आई थी कि B2 तैनात किया जा रहा है, लेकिन अचानक से अमेरिका की तरफ से अटैक कर दिया जाता है, वो भी फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, जहां तक पहुंचना मुश्किल, जो कि काफी ज्यादा ईरान का ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज था। तो क्या अमेरिका को ये इनपुट मिला कि वो जो ईरान है उसे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पहले ही इस बात को क्लियर हमने मान लिया था कि अमेरिका तो आने वाले समय में जरूर कुछ ऐसा कर सकता है।
बिल्कुल ये ईरान को पहले से अंदाजा था हम्म। कि उसमें अमेरिका सीधा हमला कर सकता है, और ये बात करीब 3 सप्ताह से लगातार खबरों में थी। और इससे पहले कि उन्होंने कहा कि मैं 2 सप्ताह में इस पर निर्णय लूंगा, हम्म। हाल ही में पिछले ही 2 दिनों में, हम्म। तो उससे पहले वो ये भी कह रहे थे कि हाँ वो सीधे शामिल हो सकते हैं। हम्म। तो ये शायद ये जो कहना कि 2 सप्ताह का मैं समय लेने वाला हूँ, वो कॉम्यूफ्लेज करने की कोशिश थी, ईरान को बरगलाने की एक कोशिश थी कि शायद हम्म। वो हमला करने में अभी और समय लेने वाले हैं। फिर अचानक हमला हुआ। जी हम्म। और जी एक माने हुए जर्नलिस्ट सैम्यूअल हर्ष हैं, हम्म। जिनका इजराइल के जी न्यूक्लियर जी वेपन्स पर बहुत अच्छा काम है शुरू से। उन्होंने एक लेख लिखा पिछले थर्सडे को, रविवार, बृहस्पतिवार को, हम्म। और कहा कि इस वीकेंड में अमेरिका सीधा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। हम्म। और यहाँ तक कहा कि उसमें जरूरत पड़ी तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज होने की हम्म। आकांक्षा है, हम्म। शंका है। तो जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प कह चुके थे 2 सप्ताह लें, हम्म। और जो समीर हर्ष की असेसमेंट थी उसके हिसाब से ये हमला हुआ है। हम्म। तो उसमें क्योंकि ईरान चौकन्ना था शुरू से, हम्म। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने जितना उनका बचाव हो सकता है हम्म। उतना उन्होंने इन सभी 3 जगहों का जो हम्म। उनकी फैसिलिटीज हैं उनको कहीं मूव किया हो, हटाया हो यानी कि अपने स्वर्ण सर, से। अगर हम इसे ऐसे कहें, ऐसे समझे कि अमेरिका की जो प्लानिंग थी वो पहले से बिल्कुल सेट थी कि वो ईरान पर अटैक करेगा। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ डिप्लोमेटिक टेबल पर शांति वार्ता, दूसरी तरफ ये अटैक होना, और आपने भी जैसा कि कहा कि ये अमेरिका की कोशिश थी कि वो ईरान को बरगलाए। देखिए, सभी देशों में और खासकर अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति में हम्म। सेनाएं अपनी रणनीति तैयार रखती हैं और अपनी तैयारी की भी लगातार अपडेट देती हैं राष्ट्रपति को। ठीक वैसे विदेश हम्म। मंत्रालय भी अपनी लगातार कोशिश करता है कि हम्म। बातचीत से बातें हल हों। ये राष्ट्रपति को चुनना होता है कि कब हम्म। तक बातचीत का तरीका अपनाया जाएगा और कब सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सोचा कि इस वक्त उनको सेना का इस्तेमाल करना चाहिए, हम्म। इससे पहले कि ईरान बहुत सी चीजें वहां से कहीं और ले जाए हम्म। या कोई सुरक्षा का तरीका बना ले। पर मोटे तौर पे ये अभी साफ नहीं हुआ है कि कितना नुकसान ईरान को हुआ है। बिल्कुल। क्या वो भविष्य में इस तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं बना हम्म। पाएगा, या फिर से दोबारा करेगा, और शायद इस बार उसकी मुहिम जो है हम्म। और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये एक धारणा है अंतर्राष्ट्रीय हम्म। संबंधों में, हम अक्सर कहते हैं कि हम्म। जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र हैं उन पर बड़ी शक्तियां हमला नहीं कर सकती। नॉर्थ हम्म। कोरिया उसका उदाहरण है। तो इसलिए हो सकता है कि जो अ, सत्ता में लोग आए, और हो सकता है सत्ता में जो लोग आते हैं इसके बाद, यदि रिजीम चेंज की भी आज बात हो रही है कि क्या नेतृत्व बदलेगा ईरान में, तो नेतृत्व बदलता है तो या तो हम्म। सरकार आएगी जो बिल्कुल एक मुखौटा सरकार हम्म। होगी, जो ठीक है। मान लीजिए कि विदेशी हम्म। ताकतों की वजह से सत्ता में आएगी, हम्म। या फिर और बड़ी रेडिकल सरकार आएगी, कट्टर सरकार आएगी। और दोनों ही सिचुएशंस में मुझे लगता है हम्म। कि देर सवेर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से हम्म। शुरू हो सकता है। और ये ज्ञान जो एक देश अर्जित कर लेता है, पा लेता है परमाणु अस्त्रों के बारे में या परमाणु हम्म। विज्ञान के बारे में, वो ऐसा नहीं कि इस तरह से युद्ध होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। ठीक है। हाँ, उसमें देरी होगी, रुकावटें होंगी, पर ये इससे क्या युद्ध करने से परमाणु अस्त्रों की जो खोज है, होड़ है ईरान की, वो खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो शायद संभव नहीं। ठीक है। जयदेव सर, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों जो कि इंपॉर्टेंट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिस पर अमेरिका ने अटैक किया, आप इस अटैक को कैसे देखते हैं? दूसरी चीज ये कि जब इजराइल ने 13 जून को सबसे पहले ईरान पर अटैक किया था तो बिल्कुल वो टारगेटेड अटैक था। अब देखिए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका ने वक्त दिया, शांति वार्ता की बात कही, लेकिन अचानक से ये अमेरिका की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी और पूरी तरह से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ये बैलेंस था। जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है रंजना जी। और इजराइल और ट्रंप, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में क्या समझौता, क्या गठजोड़ था, उसकी बात हम बाद में करेंगे। जो पहला सवाल आपने पूछा इस अटैक के बारे में, तो इस अटैक के बारे में अगर कहना हो तो हम ट्रंप के शब्दों को ही इस्तेमाल करते हुए ये कह सकते हैं कि इट वॉज अ स्पेक्टेक्युलर
मिलिट्री सक्सेस, मतलब अकल्पनीय था। और बाद में इसी अटैक के बारे में जैसे कहते हुए उन्होंने खुद ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में भी कहा कि विश्व का और कोई मिलिट्री ये नहीं कर सकती थी। अच्छा है वो अपनी मिलिट्री और अपने लोगों को पिच कर रहे हैं। हर देश को, हर देश के जो चीफ होते हैं उन्हें भरोसा होता है अपनी डिफेंस के ऊपर, वो बात अलग है। बट इजराइल नेतन्याहू ने भी अपना जो टेलीवाइज्ड नेशनल एड्रेस दिया है उसमें बहुत अच्छी बातें करी है, एज इफ वो प्रशंसा ही करते जा रहे हो ट्रंप की, वैसे उन्होंने इस मिलिट्री अटैक के बारे में कहा है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना, अभी थोड़ा पहले जो पैनलिस्ट साहब बता रहे थे, प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी ये कहा कि एक डिकॉय था। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की फ्लाइट का इन एंड आउट होना, वो पैकेज बोलते हैं, जो पूरा प्लेन का एक स्क्वाड्रन सा या जो भी उनकी फॉर्मेशन उड़ती है उसको वो पैकेज कहते हैं। तो ऐसे 2 अलग अलग पैकेज अलग अलग समय पे उड़े थे जिनको इस अटैक के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, बट वो एक डिकॉय था, नंबर 1। नंबर 2, उन सभी प्लेनों को वापस लेके आना और बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल, जो थोड़ी देर पहले अभी त्यागी साहब ने भी बताया। दे आर द मोस्ट पोटेंट, स्पेशली जो एक इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट था वो जमीन के बहुत अंदर था। 15 टन का एक बॉम्ब जो बंकर बस्टिंग, पहले वो उस कंक्रीट की तह के अंदर जाता है, अंदर जाके फिर ब्लास्ट होता है, तो बहुत कम चांसेस है कि जिसके ऊपर वो हिट किया जाएगा वहां पे कुछ भी बचेगा। उसके अलावा सारे फाइटर बॉम्बर्स को रिस्क पे ना लाते हुए समंदर में से, सबमरीन में से टॉम हॉक मिसाइल्स के द्वारा नतांज और इस्फहान, इन दोनों न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक, तो बहुत ही अच्छा डिकॉय के साथ अटैक, प्रचंड मारक क्षमता के साथ का अटैक, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आसमान से, और यस अगेन सी से लेके आसमान से होते हुए मिसाइलें तो आई हैं, बट सबमरीन्स का भी इस्तेमाल, इन सारी चीजों से ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा अटैक था, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो दूसरी बात करी कि क्या हुआ कि बातें रुक गई। 15 जून को इजराइल राइजिंग लायन नाम का ऑपरेशन चलाता है, अटैक करता है, कहता है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। पर 15 जून को ओमान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना नहीं करना, पीस टॉक करनी, एक मीटिंग ओमान में होने वाली थी ईरान और अमेरिका की, पर उसके पहले इजराइल स्ट्राइक करता है, इसलिए ये डिरेल हो गई, रुक गई, बंसी हो गई ये पीस टॉक्स, और अब आगे तो पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। इजराइल और अमेरिका क्या एक है? यस, वेरी मच। रंजना जी, आपके सवाल का सीधा जवाब, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना दोनों की तरफ से जिस तरह से अटैक किया गया, और बिल्कुल अब स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है नेतन्याहू की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर स्टेटमेंट हो या ट्रंप ने जिस तरह से नेतन्याहू को लेकर स्टेटमेंट दिया है। टीपी त्यागी सर, आपके पास आते हुए, जिस तरह से इजराइल हो या अमेरिका, ईरान पर अटैक किया गया, हमें ये भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि खुफिया इनपुट काफी ज्यादा पावरफुल रही, इंटेलिजेंस इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और ऐसे में अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि ईरान ने तो ये क्लियर कर दिया है कि अब अटैक वो करेगा, इजराइल नहीं, अब अमेरिका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, प्रायोरिटी पर है कि वो अमेरिका पर अटैक करेगा। क्या लगता है कि अमेरिका को इससे कितना खतरा होने वाला है, और अब अमेरिका में अगर ईरान टारगेट करता तो वो टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करने का और अमेरिकन सिटीजन्स को मारने का ये धमकी ईरान ने दी है। अब उसके जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में और आसपास करीब 18 मिलिट्री बेसिस हैं। ईरान की तरफ से एक बयान तो आ भी गया है कि हम अमेरिका के बहरीन के मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करेंगे। ये तो एक हो सकता है कि ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करे। ये भी हो सकता है कि जो धमकी दे दी गई है हुती के द्वारा, उसी का, यानी कि अगर हम ईरान को ऑक्टोपस कहें तो उसकी एक आतंकी भुजा हुती है यमन में, उन्होंने धमकी दी है कि हम अमेरिकन शिप को और वारशिप को रेड सी में अटैक करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर है मेडिटेरियन सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, उनके ऊपर अटैक किए जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली इज
कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करेगा। मान लीजिए कि अगर ईरान ऐसा करता है तो पहली बात तो ये कि अमेरिका ने ये कहा है कि अब अगर ईरान ने अटैक किया तो हम ज्यादा ताकत के साथ अटैक करेंगे, बिल्कुल। यानी कि ईरान को ये समझ जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, अमेरिका को ये समझ जाना चाहिए कि अमेरिका के सारे मिलिट्री बेसिस बिल्कुल। और अब ऐसे में सर सवाल यही उठ रहा है कि अब आने वाले समय में दोनों कंट्रीज के बीच क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए साफ कह दिया गया ईरान की तरफ से भी, अमेरिका के स्टेटमेंट का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। वक्त की थोड़ी कमी है इसलिए आपको यहां पर रोकना चाहूंगी।